पिछले लेक्चर में हमने लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था। इस लेक्चर में हम लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया 3 घटनाओं में या कह सकते हो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं या प्रक्रिया पूर्व निषेचन प्रक्रिया यानी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। दूसरा होता है निषेचन प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और तीसरा होता है पश्च निषेचन प्रक्रिया यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ध्यान दीजिए बच्चों, पूर्व निषेचन प्रक्रिया क्या होती है? यानी निषेचन से पहले की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे गैमेट का बनना, फिर गैमेट का एक दूसरे के पास आना, वो पूर्व निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। तो मतलब इसमें क्या हो रही है? इसमें 2 चीजें हो रही हैं। एक गैमेट बन रहा है यानी गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस जिसको हम लोग युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद गैमेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं यानी युग्मक स्थानांतरण, इसको गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? गैमेट एक दूसरे के पास ट्रांसफर होंगे, आकर पहुंचेंगे, फिर दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे और वो निषेचन हो जाएगा। अब निषेचन होने के बाद क्या होगा? फिर पश्च निषेचन प्रक्रिया आएगी। उसमें क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट जिसको युग्मनज कहते हैं, युग्मनज का निर्माण होगा यानी जाइगोट का। उसके बाद जाइगोट का क्या होगा? जाइगोट विभाजित होगा, फिर भ्रूण बनाएगा यानी भ्रूणोद्भवन या भ्रूण जनन होगा, फिर उसमें विकास होगा यानी भ्रूणी विकास होगा। तो क्या होगा? भ्रूणोद्भव या इसको भ्रूण जनन कहते हैं और भ्रूणीय विकास। यानी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम सबसे पहले डिटेल चर्चा करेंगे पूर्व निषेचन प्रक्रिया है क्या चीज। पूर्व निषेचन प्रक्रिया में जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा यानी युग्मक बनेगा, और इसके बाद युग्मक एक दूसरे के पास आएंगे यानी युग्मक ट्रांसफर होगा। तो युग्मक जनन किस तरह से होता है वो जरा देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली घटना घटेगी वो होगी युग्मक जनन की, और दूसरा युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। यानी गैमेट ट्रांसफर। अच्छा, सबसे पहले युग्मक जनन का क्या मतलब क्या होता है बच्चों? गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। तो क्या होगा? युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया। ध्यान दीजिए कि युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो प्लांट में ये अलग होता है और एनिमल के केस में अलग होता है। तो दोनों में सबसे पहले जान लेते हैं क्या होगा। अगर मैं प्लांट की बात करूं, पादप में और जंतुओं में,
पौधों में युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या इसको माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन। और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस या इसको बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो इस तरह से प्लांट में क्या होगा कि जो मेल गैमेट होगा उसके निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और जो फीमेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। बच्चों जंतुओं में क्या होगा, जंतुओं में हम इसी को बोलते हैं, जब मेल गैमेट का निर्माण होगा तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या इसको शुक्र जनन कहा जाता है। और फीमेल गैमेट के निर्माण को बोलते हैं oogenesis या इसको अंड जनन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ जीवों में जो गैमेट निर्माण की प्रक्रिया होती है या तो माइटोसिस से होती है और कुछ जीवों में क्या होती है, मियोसिस से होती है। तो देख लेते हैं कब माइटोसिस होगी और कब मियोसिस होगी। ध्यान दीजिए कि अगर ऐसे जीवधारी जिनकी जो मेन पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉयड होगी, मतलब अगुणित होगी, तब उसमें जो युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया होगी माइटोसिस से होगी। जबकि क्या होगा, जिनकी मेन पेरेंट बॉडी क्या होगी, डिप्लॉयड यानी दुगुणित होगी, उसमें मियोसिस से होगी। आइए देख लेते हैं किसमें माइटोसिस से, किसमें मियोसिस से। अगर मेन पेरेंट बॉडी हैप्लॉयड, हैप्लॉयड मतलब एन है, तब इसमें जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होगी गैमेटोजेनेसिस किसके द्वारा होगी, बाई माइटोसिस। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल, मोनेरा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा आदि, इनमें माइटोसिस हो गए। इसके अलावा कुछ, जैसे मैं जंतुओं के केस में बात करूं, कुछ एक्सेप्शन था। जैसे जो ड्रोन हनी बी होता है, ड्रोन हनी बी, टर्की बर्ड, इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। वहीं पर अगर मेन पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होगी, इफ मेन पेरेंट बॉडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड मतलब 2n होगी, तब इसमें जो गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट निर्माण की प्रक्रिया होगी किसके द्वारा होगी, बाई मियोसिस। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया मियोसिस होती है और जिस कोशिका में मियोसिस की प्रक्रिया होगी उसको मियोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस कोशिका में मियोसिस होता है, जिस कोशिका में मियोसिस होगा उसे मियोसाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ज़्यादातर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करके। तो इसमें क्या होता है कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी वो मियोसिस होगी। ध्यान दीजिए, मियोसिस जिस कोशिका में होगा उसको मियोसाइट के नाम से जानते हैं, मियोसाइट। क्लियर। अच्छा एक बात भूल गए थे, यहाँ पर क्या होता है, जो जब गैमेट का निर्माण होगा तो दोनों गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे तो वो फ्यूज होने वाले गैमेट के शेप और साइज के बेस पर ये
विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होता है, टाइप्स ऑफ गैमेट देख लेते हैं। एक होता है होमोगैमेट, जिसको आइसोगैमेट भी कहते हैं। क्या होगा कि अगर जो फ्यूज करने वाले दोनों गैमेट हैं उनके शेप और साइज दोनों समान है, बराबर है, तब उसको होमोगैमेट कहते हैं। कुछ एल्गी के केस में ये हमको देखने को मिलती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, इन सब चीज़ों में क्लैडोफोरा हो गया, वहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर दोनों युग्मक का शेप और साइज समान है, यानी एक अगर ये है तो दूसरा भी ये होगा, शेप साइज समान होगा, तब उसको होमोगैमेट कहते हैं। जैसे कुछ एल्गी की बात कर लेते हैं। वहीं पर अगर शेप साइज अलग है तब उसको हेट्रोगैमेट कहा जाता है। हेट्रोगैमेट, इज दैट क्लियर। हेट्रोगैमेट दो टाइप का हो सकता है। क्या होगा कि अगर शेप तो समान है बट साइज नहीं समान है, तब उस समय इसको हम बोलते हैं एनाइसोगैमेट। एनाइसोगैमेट क्या होगा, इसमें शेप समान होगा बट साइज नहीं समान होगा। शेप समान और साइज असमान। जैसे अगर एक ऐसा है तो दूसरा हो सकता है ऐसा हो। ध्यान दीजिए, शेप क्या है, समान है, साइज अलग अलग है। बट अगर शेप और साइज दोनों अलग अलग हैं तब उसको हम ओगैमेट कहते हैं। ओगैमेट, ओगैमेट। शेप और साइज दोनों असमान। जैसे यहाँ पे अगर हम बनाएं तो एक का क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं एक ये है स्पर्म और एक ये है ओवम। एक एग हो सकता है, एक स्पर्म हो सकता है। स्पर्म को हम जो है प्लांट के केस में एंथ्रियोजॉइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये युग्मक जनन की प्रक्रिया खत्म हुई। अब हम बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण की। युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट ट्रांसफर। बच्चों, युग्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि दोनों जो युग्मक हैं वो एक दूसरे के जब पास आते हैं तो उसी को बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण, निषेचन के उद्देश्य से। तो क्या होगा कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों युग्मकों के पास आने की प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। इज दैट क्लियर। ध्यान दीजिए क्या होता है, ज़्यादातर हम प्लांट की बात करें और एनिमल की बात करें, उसमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मतलब चलकर फीमेल गैमेट के पास जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुछ एल्गी, कुछ फंजाई की बात कर लें, उसमें दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तो इससे नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास या तो चल कर जा रहा है या तो मेल फीमेल के पास जा रहा है। बट ये स्थानांतरण जो हो रहा है वो उसका माध्यम क्या है, किसके माध्यम से क्या हो रहा है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फीमेल की तरफ जा रहा है या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर मैं प्लांट की बात करूं, यानी इन प्लांट्स में एल्गी, फंजाई हो गए, कुछ फंजाई, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक दूसरे के पास आने की जो माध्यम होती है वो होती है वाटर। मेल फीमेल गैमेट
जो होते हैं वाटर में छोड़ दिए जाते हैं और वो जाके एक दूसरे में मिल जाते हैं। वहीं पर अगर मैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात कर लूं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में क्या होता है, इसमें बच्चों क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, परागण। इस पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है, ये दोनों गैमेट या कह सकते हो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है। ध्यान दीजिए क्या होगा, जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करता है, ले जाता है, और जो फीमेल गैमेट होती है वो ओव्यूल बीजांड के अंदर मौजूद होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो नर युग्मक मेल गैमेट होगा उसको कौन कैरी करेगा, पॉलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ मौजूद होगी, कहाँ, ओव्यूल बीजांड में, इसमें मौजूद होती है। अच्छा, अगर मैं जंतुओं की बात करूं, यानी इन एनिमल्स, इसमें भी क्या होता है, कुछ मछलियों में और कुछ फ्रॉग्स में, एम्फीबियंस में क्या होता है, वाटर मीडियम होता है। तो कुछ मछलियां है ना, इसके अलावा कुछ एम्फीबियन यानी मेढक, कुछ एम्फीबियन जैसे मेढक मैंने लिख दिया, इसमें क्या होता है, जो गैमेट होता है एक दूसरे से पानी के माध्यम से मिलते हैं। मेल फीमेल गैमेट पानी में ही छोड़ दिया था, संयोगवश एक दूसरे से ये जाकर मिल जाते हैं। बट कुछ विकसित या हायर क्लास के जो एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे बात करें सरीसृप वर्ग की, रेप्टिलिया, सरीसृप हो गया है ना, कुछ पक्षी वर्ग हो गए, स्तनधारी यानी मैमल्स हो गए। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है यानी चल होता है, और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है यानी चलती नहीं, वो एक स्थान पर बैठी रहती है। तो इसमें मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास चलकर जाता है, और मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं कॉपुलेशन यानी मैथुन। तो इसमें क्या होता है, मैथुन के द्वारा, मैथुन यानी कॉपुलेशन इसको कहते हैं। कॉपुलेशन के द्वारा क्या होता है, जो मेल होता है अपने पेनिस से फीमेल के वेजाइना के अंदर अपने मेल गैमेट को डिपॉजिट कर देता है, उसमें डाल देता है। इस तरह से मेल गैमेट वहां पर पहुंच जाता है। तो ये था कि युग्मक स्थानांतरण प्लांट और एनिमल के केस में किस तरह से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे निषेचन प्रक्रिया के बारे में। निषेचन प्रक्रिया दूसरा है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। बच्चों, निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का आपस में मिल जाना, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हम पहले ही जान चुके हैं, और इसको सिनगैमी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, उसके बेस पर निषेचन दो प्रकार का होता है। अगर बाहर हो रही है यानी शरीर से बाहर हो रही है, पानी माध्यम में हो रही है, तब उसको एक्सटर्नल यानी बाह्य निषेचन कहेंगे, और यदि शरीर के अंदर हो रही है तब उसको इंटरनल यानी अंतः निषेचन के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस और दूसरा क्या था, अंतः निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस तरह से बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, बाह्य निषेचन का मतलब अगर निषेचन की प्रक्रिया क्या हो रही है, शरीर से बाहर हो रही है, तब उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फिशेज हो गए, एल्गी हो गया, कुछ एल्गी हो गए है ना, कुछ फिशेज हो गए, जैसे बोनी फिशेज की बात कर लें। इसके अलावा बात करें कुछ फ्रॉग, मेढक यानी एम्फीबियन की बात कर लें। इसमें क्या होता है
कि ढेर सारे संततियों का निर्माण होता है, ढेर सारे संतति का जन्म होता है, ढेर सारे संततियों का जन्म होता है। लेकिन एक बात और है, इन संततियों का जो होता है कि कह सकते हो कि इनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है जो जाइगोट बना हो, ये जाइगोट क्या हो, किसी कारणवश नष्ट हो जाए, सूखे से या किसी और कारणवश, या बहकर कहीं वेस्ट हो जाए, या इसके अलावा क्या होता है शिकारियों का खतरा, कुछ फिशेज हैं ये सब क्या कर सकते हैं, इनका भक्षण कर सकती हैं। तो उस तरह से इनमें क्या होता है, इनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, यानी इनके लिए इनके जीवन का खतरा बना रहता है। खतरा किससे, बहकर कहीं और चले जाने का, नष्ट हो जाने का, शिकारियों का खतरा बना रहता है। वहीं पर बच्चों अगर मैं अंतः निषेचन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया मादा की यानी फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। यानी क्या होता है, ये शरीर के अंदर ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि टेरिडोफाइटा, फंजाई भी आ जाएंगे इसमें, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, हालांकि ब्रायो पहले आना चाहिए, टेरिडो बाद में आना चाहिए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट की बात कर रहे हैं। और एनिमल में आ जाएंगे रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग, एप्स यानी पक्षियाँ, मैमल्स यानी स्तनधारी। इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, और इनके क्या होते हैं कि सर्वाइवल के चांसेस यानी इनको जीवित रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी क्या होता है, इनको किसी का खतरा नहीं होता, क्योंकि इनका डेवलपमेंट भी शरीर के अंदर ही होगा, शरीर के अंदर निषेचन हुआ है। अब बात करते हैं पश्च निषेचन प्रक्रिया की, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। बच्चों मैंने आपको बताया था पश्च निषेचन प्रक्रिया में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, फिर वही जाइगोट क्या होगा, आगे एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, फिर एम्ब्रियो का विकास होगा। ध्यान दीजिए क्या होता है कि जो जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट वास्तव में क्या होता है कि एनसीईआरटी एक लाइन बहुत अच्छा कहता है कि जो जाइगोट होता है वो दो जनरेशन के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, यानी दो पीढ़ियों को ये जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या हो गया कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन। तो दो पीढ़ियों को क्या करता है, ये आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, कुछ एल्गी और कुछ फंजाई की बात मैं करता हूं, तो उसमें क्या होता है, ये जाइगोट जैसे ही निर्मित होता है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मजबूत और मोटा आवरण बना लेता है, और इतना करने के बाद क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज यानी विश्राम अवस्था में चला जाता है। उसके बाद तब कहीं जाके इसका अंकुरण होता है। वहीं पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हम आपके आगे बताएंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्या चीज़। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, उनकी जाइगोट में मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद ढेर सारे हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। तो क्या होगा इसमें, जैसे मैंने बताया कुछ एल्गी और फंजाई, इसमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है चारों तरफ मोटा और मजबूत आवरण बन जाता है। इसके बाद ये विश्रामावस्था में चले जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, इनका विश्रामावस्था से जब ये निकलते हैं, इनका अंकुरण होता है। वहीं पर दूसरी जो मैंने आपको बात बताई, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जीव होते हैं, इसमें क्या होता है, इनका जो जाइगोट होगा, इस जाइगोट में मियोसिस होगा, और जब जाइगोट में मियोसिस होगा
तो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जाइगोट का भविष्य क्या है इसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की, यानी भ्रूणीय जनन। भ्रूणीय जनन, इसी को भ्रूणोद्भवन भी कहते हैं। भ्रूणोद्भवन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। ध्यान दीजिए बच्चों, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि जब जाइगोट में लगातार माइटोसिस होता है यानी समसूत्री विभाजन होता है, तो जो जाइगोट होता है कोशिकाओं के गुच्छे में बदल जाता है। वास्तव में कोशिकाओं का वो जो गुच्छा होता है, क्लस्टर ऑफ सेल, उसको हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियो बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। किससे होता है, माइटोसिस से। माइटोसिस से क्या होगा कि कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, कोशिकाओं का गुच्छा या हम समूह कह सकते हैं, ये बन जाता है, इसी को एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, एम्ब्रियो का निर्माण जब हो जाता है फिर क्या होता है, कोशिका विभेदन होता है, यानी सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कोशिका विभेदन, जिसको सेल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट का विकास या भ्रूण का विकास कहाँ हो रहा है, उसके आधार पर जीव 2-3 टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर, पहला होता है ओविपेरस यानी अंडप्रजक। अंडप्रजक, ओविपेरस। अंडप्रजक का मतलब क्या होता है कि क्या होता है कि अगर जो भ्रूण का विकास के शरीर के बाहर अंडे में हो रहा है, मतलब सिंपल ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहा जाता है। तो जो जीव क्या होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, हम रेप्टिलिया की बात कर लें, रेप्टाइल्स, और पक्षियों की यानी एप्स की बात कर लें, तो ये क्या होते हैं, अंडे देते हैं। तो अंडे जब बाहर देंगे तो इनके जो अंडे होते हैं बाहर के, कह सकते हो कि हार्श कंडीशन से बचने के लिए इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवच होती है, तो उसके अंदर ये बंद होते हैं। तो इनके जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर बंद होता है, इसको शेल कहा जाता है। अच्छा, एक बात और, जो पक्षियां बर्ड्स होती हैं इनके अंडे को क्लिडोइड एग कहा जाता है। क्लिडोइड एग क्या होता है कि ऐसे अंडे जिसमें जो भ्रूण के विकास के लिए पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मौजूद हो, संपूर्ण न्यूट्रिशन मौजूद हो, उसी को क्लिडोइड एग के नाम से जाना जाता है। तो जो पक्षियां होती हैं इसके जो अंडे होते हैं इसको क्लिडोइड एग कहते हैं। क्लिडोइड एग के नाम से जाना जाता है, ऐसा एग जिसके अंदर भ्रूण के विकास के लिए पूरा न्यूट्रिशन मौजूद है। अच्छा, वहीं पर जो दूसरी पॉइंट होगी वो होगी शिशु प्रजक। शिशु प्रजक यानी विविपेरस। शिशु प्रजक क्या होते हैं कि ऐसे जीवधारी जो बच्चे देते हैं। तो ये क्या होंगे, बच्चे देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्तनधारी की बात कर ले, मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं ये बच्चे देते हैं। अच्छा, क्या होगा कि इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शरीर के अंदर ही होता है, और जब बच्चा क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो क्या होता है कि इसको जन्म दे दिया जाता है। तो सीधा ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। अंडप्रजक प्राणियों की तुलना में जो शिशु प्रजक प्राणी होते हैं इनके बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीजन क्या होता है कि इनका विकास माता के शरीर में होता है, जिसकी वजह से इनको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, साथ साथ न्यूट्रिशन में मिल जाता है। बट इनकी जो जीवन, कह सकते हो कि सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि क्या होता है ये अंडे जब बाहर दे देंगे तो उनके अंडे को शिकारियों का खतरा होता है, इस तरह से उनके चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, एक स्पेशल टाइप का होता है जिसको बोलते हैं ओवोविविपेरस।
तीसरा होता है ओवोविवी पेरस एनिमल। ओवोविविपेरस क्या होते हैं कि अगर देखा जाए इन दोनों के बीच के कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है वो अंडे तो बनाता है बट वो अंडे शरीर से बाहर नहीं निकालता, या कह सकते हो कि शरीर के अंदर ही क्या होता है अंडे का पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। बाद में क्या होता है जब वही अंडा शरीर के अंदर ही फूटता है और वो जीवधारी बाहर निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये अंडे बनाते तो हैं परंतु बाहर नहीं निकालते। यानी अंडे का पूरा विकास शरीर के अंदर होता है, उसकी हैचिंग यानी उसको शरीर के अंदर ही उसके टेम्परेचर पर सेया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल शार्क, कुछ शार्क होते हैं, इसकी मैं बात कर लूँ, कुछ रे फिश होती हैं, इसकी बात कर लें, तो ये क्या होते हैं ओवोविविपेरस के नाम से जाने जाते हैं। इज दैट क्लियर?